जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और संघर्ष से न केवल अपना नाम कमाते हैं बल्कि समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं। अमन रंगीला उन्हीं में से एक है जिन्होंने आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने साहित्य शौक को संजीवनी दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हास्य कवि के रूप में प्रसिद्धता प्राप्त करी है। अमन की कहानी केवल साहित्य ही नहीं बल्कि यह उस अदम्य जीवनी का कहानी है जिसने उन्हें कई कठिनाइयों से निकलने में मदद की है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि सीमित संसाधनों और कठिन हालातों के बीच रहकर भी कोई व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं एआईआर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमन रंगीला जी। मुझे लगता है कि अपनी जीवन की कहानी वही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। सर बताइए कुछ अपने बारे में। जी नमस्कार, जय सिया राम। मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि अमन रंगीला, अमन सनातनी। मैं अपने जीवन की कुछ ऐसी पल बताना चाहता हूँ जो इस पल की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर रहने वाला परासी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। जी। और फिलहाल में मैं अभी सावनेर नागपुर महाराष्ट्र में रह रहा हूँ पिछले 15 सालों से। तो पापा एक हम लोग एक मीडियम क्लास फैमिली से हैं। पापा डब्ल्यूसीएल में कोयला खदान में प्राइवेट में जॉब करते हैं। तो जब पापा परासिया में रहते थे तो उनका ट्रांसफर यहाँ सावनेर में हुआ है। नागपुर के पास 15-45 किलोमीटर में सावनेर सिटी है नागपुर से। तो मुझे जाने के बाद बोले कि बेटा, बोलते हैं वहाँ पर अपने को चलना है, वहाँ पर क्या करेगा तू। तो मैंने पढ़ा परासिया में 10वीं तक के पढ़ा। उसके बाद में पापा का ट्रांसफर हो जाने के कारण मैं यहाँ पर आया। तो पापा ने बोले वहाँ पर जाने के बाद तू क्या करेगा। मतलब कुछ नहीं करना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और बोलते पढ़ाई, तो मतलब पढ़ाई में मतलब मैं प्राइवेट भी करूँगा मतलब। तो ठीक है बोले। तो उस टाइम पे क्या है कि बचपना था, 16 साल की उम्र थी। पैसे का लालच बहुत ज़्यादा था। तो पैसे नहीं थे तो मम्मी की पैर पट्टी गिरवी रखा मैंने 2,000 रुपये में। और 2,000 रुपये से अपना बिजनेस। सर जैसा आपने कहा कि मेरे को पैसों का लालच था, तो इस वक्त भी कुछ ऐसा ही है या अब मुझे लगता है कि पोस्ट की वजह से कहीं ना कहीं जब आपकी पोस्ट बढ़ती है तो पैसों का जो वो होता है थोड़ा कम हो ही जाता है। नहीं तो मैडम आजकल अब पैसे का लालच उतना रहा नहीं, क्योंकि अब पता चल जी। गया कि पैसे कैसे कमाया जाता है करके। जी। पैसे का लालच अब बिल्कुल भी नहीं है। तो साहित्यिक मंच कब आपको मिला, कैसे शुरुआत हुई? साहित्यिक मंच की शुरुआत इस तरह की, मुझे बड़े बड़े कार्यक्रम और कवि सम्मेलन देखने को बहुत हुआ करता था। तो मैं श्री अपना अ, श्री आशुतोष राणा साहब जो मेरे गुरु है, फिल्म एक्टर आशुतोष राणा साहब की कविता सुनता था। श्री शैलेश लोढ़ा सर जो वाह वाह क्या बातों में है, उनकी कविता सुनता था। जी। श्री कुमार विश्वास सर, ये सब मेरे गुरु है। तो इनकी कविता सुन सुन के मुझे यानी मन में प्रेरणा जगी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जीवन में। तो मेरे भाई की शादी थी तो वहां पर एक गाना गाया गया था कि खुशी खुशी कर दो विदा की तनु बेटी राज करे, गौरव सा दूल्हा मिला कि तनु बेटी राज करे। ये गाना वहाँ पर गीत गाया गया था। तो मैंने उस गीत को एक कॉपी में नोट किया और मैंने इसमें वर्ड चेंज करके, शब्द चेंज करके अपने हिसाब से एक रचना किया मैंने। उसके बाद में वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई है। जी। सर आपने शैलेश लोढ़ा की बात करी तो वाह वाह क्या बात है के बाद अगर उनका कोई लोकप्रिय एक नाट्य शो रहा है तो वो रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी। उसमें आप उनको कैसे देखते हैं कि एक कवि अपने आप को कैसे दिखाता है, अगर वो एक शो में जाता है कैसे रिप्रेजेंट करता है, उनकी छवि क्या बनती है फिर? मैं जैसे कुछ बड़े मंच पे जाता हूँ तो अपने हिसाब से ही, यानी कि उनकी सिर्फ उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उनके रास्ते पे मेरा चलना काम है। सर आपकी पहली कविता अगर हमारे दर्शक सुन सके आपकी जुबानी। मेरी पहली कविता ये थी कि खुशी खुशी कर दो विदा कि राधा बेटी राजी करे, कृष्ण सा दूल्हा मिला कि रानी बेटी राजी करे। इस टाइप से गीत था तो उसको मैंने इसमें
जितने भी हमारे धर्म के देवी देवता हैं, राम भगवान से लेकर लव कुश जी, सीता माता, दशरथ जी, सब कुछ उसमें ऐड है। जी। तो सर आपका ये कविता लिखने का मन बचपन से था या बाद में ये नहीं चीजें सर, विकसित हुई हैं आपके अंदर? बचपन में तो ये सब चीज़ का मुझे कोई चीज़ का शौक नहीं था, सिर्फ़ पैसे कमाने का शौक था, अपना बिज़नेस करने का शौक था। लेकिन मैं श्री आशुतोष राणा साहब और कुमार विश्वास सर और अपना शैलेश लोढ़ा सर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे जीवन में आए वो और उनकी बताई गई राहों पे मैं चल रहा हूँ आज। तो उनकी सिर्फ़ कविता सुनता था, मैंने एक कविता लिखा था, उसकी वजह से मैं अपना धीरे-धीरे अपनी मैंने जर्नी स्टार्ट किया था। सर आपने बात करी मेवाड़ जिले के नागपुर से, तो वहां से लेके अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जब आपको अवार्ड मिला, कितनी खुशी थी तब? कैसा महसूस हो रहा था आपको? नेपाल के लिए मेरी यानी कि एक प्रकार से मेरी खुशी हुई थी मुझे कि मेरी कास्ट में मेरी हम लोग क्षत्रिय राजपूत हैं और हम लोग की क्षत्रिय राजपूत में मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जिसने विदेश से आके अवार्ड लेके आया। सर आपने बताया कि आपके पिताजी कोयले की खदान में काम करते थे, और इसी को देख के मुझे लगता है मन में लालच आने लगा कि मुझे पैसा कमाना है। आपको क्यों ऐसा लगा कि कविता एक जरिया बन सकता है पैसा कमाने का? मैडम, मैंने कविता को अपने पैसे के लालच से कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ जी। मैं जो हम लोगों के अंदर में भय रहता है, जो हम लोग को जो डर रहता है कि दुनिया आज की दुनिया कैसी है करके, आप खुद जानते हैं कि दुनिया कैसी है करके। इसकी वजह से मैंने वो सब यानी कि उससे चालू किया था और पैसे का लालच कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। मैं सिर्फ़ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कवि का सिर्फ़ एक ही धर्म है, जो जात-पात धर्म को ना माने, सिर्फ़ इंसानियत को माने बस। जी। तो सर और कोई कविता अगर हमारे दर्शक आपसे सुन सके, मैं आपको एक हास्य कविता जो सुनाना चाहता हूँ, आपकी, जो मैंने जी, पिछले मंथ जो बालाघाट आपकी खुद में की किया था। फेवरेट है। जी, मेरी खुद की है। तो एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपने घर में आया, तो मेरी धर्मपत्नी पूछने लगी, "ये कौन है?" तो मैंने बोला, "ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज से इसी घर में रहेगी।" तो उन्होंने फिर उनका हथियार निकाली, झाड़ू और बेलना, मुझे मारने के लिए दौड़ी और बहुत गाली-वाली बकी। तो बोलती, "मैं जा रही हूँ," बोलती, "घर छोड़ के।" तो मैंने बोला, "ठीक है, चले आइए आप।" तो बोलती है कि स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करके दो। तो ठीक है, मतलब स्टाम्प पेपर उनको साइन करके दे दिए। फिर प्यार से मेरे पास आई, बोलने लगी, "जानू तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो?" सर कहते हैं कि अब युवा अगर कवि बनना चाहे या फिल्म में जाना चाहे या पत्रकारिता में जाना चाहे, तो पेरेंट्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है आपके जीवन में? जब मैंने कविता लिखना चालू किया, तो जब मुझे पहला मंच मिला 29 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के राजिम ज़िले में, तो वहाँ पर मैं जाने के लिए हुआ, तो मेरी फैमिली ने मुझसे बहुत झगड़ा किया कि तू क्यों जा रहा जी। है, कुछ नहीं मिलने वाला है सब चीज़ में। और झगड़ा करके मैं अपने घर से कार्यक्रम करने के लिए निकला। जब वहाँ से मुझे 5,000 रुपए का जब लिफाफा मिला, तो वह लिफाफा मैंने अपने घर में लाके दिए मम्मी पापा को और उनके चरणों में रखा कि मेरी साहित्य की पहली कमाई। तो फिर भी बहुत खुश हुए वो कि मुझे मालूम नहीं था बेटा कि तू ये सब चीज़ में आगे बढ़ेगा करके। अभी मैं मंच पे आता हूँ तो मुझे कोई चीज़ का डर नहीं रहता। वो बोलते हैं कि जब बढ़िया बेफ़िक्र होके आगे आना, अच्छा मंच करना, बस। अभी नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मुझे, तो वो भी बहुत खुश हुए कि कम से कम मेरे लड़के को बाहर देश का तो अवार्ड मिला है करके। तो सर जब आपको नेपाल का अवार्ड मिला, तो कैसा अनुभव रहा था? ये बात है मेरे हिसाब से शायद, हाँ, 29 नवंबर की बात है। तो मैं अपने घर गया हुआ था परासिया। तो वहाँ से रिटर्न हुआ तो मुझे नेपाल के जो संस्थापक है आनंद गिरी मयालू जी का फ़ोन आता है कि मुझे आपकी रचनाएँ और आप बहुत पसंद आए करके, तो मैं आपको नेपाल बुलाना चाहता हूँ और नेपाल में आपका सम्मान करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने घर में आके बताया मम्मी पापा को कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोग्राम मिला और मुझे जाना है करके नेपाल। तो कब का कार्यक्रम है बोले, तो आनंद गिरी मयालू जी ने 26 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम रखे थे। तो मतलब मुझे 26 फरवरी को निकलना है, मैंने बोला, और कार्यक्रम में जाना है। तो ठीक है, बोले चले जा। ये बात हुई थी। जी। तो सर इन अवार्ड से कुछ आपकी रचनाओं पे फर्क पड़ता है या कुछ वैसी ही रहती है रचनाएं जैसे पुरानी थी?
नहीं, रचनाएँ में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कई लोगों ने क्योंकि एक मुझे ज़िम्मेदारी अपना बन गुरु मा जाती है। कई लोगों ने मुझे अपना गुरु बना के बैठे हुए हैं। मुझसे जो भी चीज़ अच्छा। जो भी टूटी-फूटी रचनाएँ आती मुझे मुझे अब मेरे पास में फॉरवर्ड करते हैं वो कि सर आप इनको सुधार के भेजिए। उनको सुधार के उनको फॉरवर्ड करता हूँ मैं। हुँ। तो सर कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी बन जाती है जनता की आपके ऊपर कि वो आपके ऊपर इतना विश्वास जता रहे हैं तो आप उनसे जितना अच्छा दे सके उन्हें, उतना आप कोशिश करते हैं देने की। मैं साहित्य के आज 67 ग्रुप में 67 ग्रुप में ऐड हूँ और मैं हर किसी को अगर कोई नहीं भी बोलता है तो मैं उनकी रचनाएँ वगैरह पेपर में प्रकाशित करवाता हूँ। न्यूज़ धमाका अखबार चलता है उसमें मेरी रचनाएँ प्रकाशित होती है और नागपुर की इंडिया की पूरी नंबर 1 मैगज़ीन है पावर ऑफ वन करके उसमें हुँ। मेरी रचनाएँ प्रकाशित होती है और भी अनगिनत अवार्ड मिल चुके हैं मुझे 200 प्लस रचनाएँ लिख चुका हूँ मैं और 15 लाइव मंच कर चुका हूँ। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के साथ में मंच किया हूँ मैंने और नागपुर में 26/11/2023 को मुझे राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है जी। और तो छत्तीसगढ़ के जब जो उप सुरे मुख्यमंत्री अरुण साहू जी है उन्होंने मुझे अपना 19 सितंबर को सम्मानित किए थे बिलासपुर में। तो सर जब पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया, तब का अनुभव बताइए कुछ? कैसे आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला? मैडम मैंने पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेंद्र दुबे जी के साथ में मंच किया हूँ। पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है जी, मुझे। उसके लिए कोशिश जारी है जी। मेरी। अच्छा, यानी कि वही जी। बात है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और यही सब रचनाएँ को देखते हुए मुझे वाह वाह क्या बात शो में शैलेश लोढ़ा सर ने मुझे बुलाए थे मुंबई। लेकिन जी, कुछ कारण की वजह से टीआरपी वगैरह नहीं मिलने के कारण की वजह से वो प्रोग्राम अभी थोड़ा-सा वेटिंग में है। जी। सर आपने बात की कि आप हास्य क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं। तो हास्य जी। क्षेत्र ही क्यों आपका मेन पॉइंट रहा है? मुझे लोगों को हँसाना है। लोगों का दिल जीतना है मुझे, लेकिन मेरे अंदर में कितना दर्द भरा हो वो किसी ने नहीं देखा है। सर सिर्फ़ आप लोगों का कुछ दिल बता जीत के मैं सकें अपना मन भर लेता हूँ। जी, आप कुछ बता सकें अपनी जीवनी के बारे में? अभी आपने कहा कि बहुत दर्द भरा है, तो वो क्या दर्द भरी चीज़ें हैं? दर्द भरी दास्तानें तो बहुत हैं। अब उनको आप सभी के सामने मैं बयाँ नहीं कर सकता मैं। लेकिन जीने का सिर्फ़ एक ही जी, लक्ष्य है कि आप जात-पात, धर्म को ना मानें, सिर्फ़ इंसानियत को मानें, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपको और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने जी, जर्नी स्टार्ट किया था, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने ₹2000 से अपना वर्क स्टार्ट किया था। आज मैंने मेहनत करते गया, आज मेरी 3 कपड़े की यहाँ पर सावनेर में शॉप है और मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग होम लोन एजेंट हूँ मैं। और बाकी एक साहित्य के क्षेत्र में इतना यानी व्यस्त रहता हूँ कि मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती है और लोगों की हर समय हेल्प हेल्प करता हूँ मैं मुझसे जितनी हो सके। मुझे अगर कहीं का कभी सम्मेलन मंच आए कि सर आपको आना है तो मैं पहले 4 लोग से पूछूंगा भैया आप ला रहे हो नहीं जा रहे हो तो वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग जाएंगे तो मैं ही जाता हूँ नहीं तो फिर मैं भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ। यानी जीना है तो सभी में मिलके जियो नहीं तो फिर अकेले जीने से कोई मतलब नहीं है। सर आपका जीवन में बहुत सबसे बड़ा जी संघर्ष कौन-सा रहा? जिससे लगा कि निकलना आसान नहीं है? सबसे बड़ा संघर्ष एक मेरे साथ में एक बहुत यानी कि गंभीर समस्या हुई थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसकी वजह से यहाँ तक कि मेरी सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। क्यों सर? ऐसा क्यों सोचा बात आपने? मैडम बात ये थी कि जब मैं नया-नया मैं आया था यहाँ पर सावनेर में नागपुर के पास 15-45 किलोमीटर में सावनेर सिटी यहाँ पर आया। तो उस टाइम पे जब मेरी एज 16-17 साल की थी तो मुझे मोबाइल चलाने का बहुत शौक था। और हुँ, फ़ेसबुक मैं चलाता था तो मुझे एक लड़की की रिक्वेस्ट आती, गीता नाम की एक लड़की थी, असम की रहने वाली थी वो। तो उसकी रिक्वेस्ट आती है मुझे, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बातचीत चलती है हम लोगों के बीच में। ये मेरी अपनी प्यार की दास्ताँ है। लोग आजकल प्यार का मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मेरे प्यार की दास्ताँ है। जो तो ऐसे ही हम लोग के चलते रहा, बातचीत होते रही, नंबर एक्सचेंज होते रहे हम लोगों के बीच में। नंबर एक्सचेंज होने के बाद में मैं अपना खरीदी वगैरह करने के लिए जाता था सूरत वगैरह तो खरीदी किधर गई मैं इधर अपने इससे बात करते रहता था।
हम लोग एक दूसरे के बिना प्यार में इतने परेशान पागल हो गए थे कि हम लोग ने शादी करने का फैसला कर लिया था। और ये बात जी। उसकी फैमिली को भी पता थी, गीता की। तो पता नहीं एक दिन गीता ने मुझसे बात करना बंद कर दी कि आप किसी और लड़की से शादी कर लीजिए, मुझसे मुझे आपसे बात नहीं करना है। तो मैंने बोला फिर हम्म। मैं एकदम से सोच में पड़ गया। तो उनने 3 महीने तक के मुझसे बात नहीं करी। फिर उसका मुझे कॉल आता है कि मुझे ब्लड कैंसर है और आप मैं आखिरी स्टेज पे हूँ, आप दूसरी लड़की से शादी कर लीजिए। तो जब मैंने उसके पिताजी से बात किया तो उनके पिताजी ने सब ये बताया कि बहुत प्रॉब्लम में है और हम लोग मीडियम क्लास गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम लोग इलाज वगैरह कुछ करवा नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं नया नया आया था, तो मैं भी कुछ उस टाइम पे मेरी भी बहुत कंडीशन खराब थी। तो मैंने फिर डॉक्टर से बात किया कि डॉक्टर साहब आप नागपुर रेफर करके दे दीजिए गीता को, और मैं उसका इलाज यहीं पर करवाऊंगा, भला ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना घर द्वार बेच के उसका इलाज कराऊंगा, उसको अच्छा स्वस्थ करूंगा, मैंने बोला। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है और आपको मैं उतनी दूर ले जाने का जोखिम नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैंने बोला। फिर ये बात ये अपना ब्लड कैंसर वाली बात सुन के मैं एकदम एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में चला गया, बहुत रोया मैंने। गीता और मैंने हम लोगों ने एक दूसरे को देख के वीडियो कॉल पे बहुत रोए। बहुत रोने के बाद में फिर जैसे तैसे हम लोगों ने कॉल वगैरह काटे। फिर एक दिन गीता के पापा का फ़ोन आता है कि बेटा गीता अब रही नहीं करके, तुम आ सकते हो तो आ जाओ। तो मैं जाने को भी तैयार था, लेकिन गीता की कंडीशन ये थी कि उसकी 4 दिन, मुझे 4 दिन पहुँचने में लग जाता असम। तो 4 दिन पहुँचने में मुझे ये मान के चलिए कि बहुत टाइम बहुत दिन लग भी रहे थे, और उतने दिन बॉडी को रखना बोले तो मामूली बात नहीं थी। जी। तो ये बात आ गई थी। जैसे ही मैंने ये बात सुना तो मैं 2-3 महीने मैंने घर में खाना पीना नहीं खाया और बहुत डिप्रेशन में चला गया था, हॉस्पिटलाइज़ वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ये फिर भी ये बात मेरी फैमिली को पता नहीं। जब मैंने मेरी फैमिली को बताई कि ऐसा सब मेरे साथ हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हुए मेरे से कि ये बात हमको बताना था, ऐसा-वैसा करके। तो यही मेरी जर्नी थी। आज भी भला ही मेरे मोबाइल में गीता की फ़ोटो नहीं है, लेकिन आज भी मेरे दिल में गीता बसती है। उसकी हर एक बात याद है, उसका हर एक चेहरा याद है आज भी मुझे। कि कितनी जी। खूबसूरत दिखती थी, कितना अच्छा बात करने का उसका तरीका था, ए टू जेड मुझे आज भी सब याद है। आज भी उसके फादर का कॉल आते रहता है, बेटा घर में सब कैसे हैं, शादी वगैरह की है कि नहीं की है, जो भी एक्स वाई जेड हम लोग कैसी बातचीत होते रहती है। सर फिर अब क्या सोचा है ये मेरे आपने? प्यार की दास्तान है। शादी शादी के बारे में आपका क्या क्या राय है आपकी? मैडम शादी के बारे में राय कुछ नहीं है, लेकिन आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है शादी के लिए। मैं जहाँ पर भी लड़की देखने के लिए जाता हूँ, सिर्फ वहाँ पर एक ही बात आती है, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का होना। आज की डेट में कहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। जी। तो सर आप अपनी कविताओं में शब्दों का चयन कैसे करते हैं? मैडम मैं शांत, जब मेरा दिमाग रहता है तो मैं बैठे रहता हूँ, कुछ नहीं, मुझे मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता मैं। एकदम बैठे-बैठे दिमाग में शब्द आते रहते हैं, उसको जोड़-ताड़ के मैं अपनी कविता तैयार कर लेता हूँ। सामाजिक अब मुझे लगता है कि सामाजिक चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, ज्यादा इश्यूज बढ़ रहे हैं। अपने कविता जी। के माध्यम से उसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? सर आजकल सामाजिक इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर हो या किसी और चीज के ऊपर, तो उनको कविताओं में कैसे बयां कर सकते हैं? मैडम कविता में बयाँ तो देश की आज ऐसी स्थिति है कि मैं उसको कविताओं में तो बयाँ नहीं कर सकता। क्योंकि जी। हमारे देश में आजकल जो अंग्रेज़ तो चले गए हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ी कल्चर है वो अब हमारे देश में लागू हो चुका है। तो आजकल ये सब वेस्टर्न कल्चर चल रहा है। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बस बचा के रखे, बस हो गया। जी। अंग्रेजों तो चले गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी छोड़ के चले गए, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसी में सब पूरी दुनिया चल रही है। आजकल फैशन की दुनिया हो गई है हमारे हिंदुस्तान। तो फैशन की दुनिया में ना जिए तो बेहतर है। सर कविताओं की जो प्रेरणा है, और मुझे लगता है एक कवि का दृष्टिकोण आम आदमी से बहुत अलग होता है। सर आपका जी। क्या तरीका है दुनिया को देखने का? मैं दुनिया को देखता हूँ तो सिर्फ कवि की नज़रिए से देखता हूँ। जी। कभी दुनिया के बारे में मैंने कभी उल्टा-सीधा सोचा नहीं हूँ, ना ही किसी को उल्टा-सीधा बताया हूँ कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। मेरे जो मन में सवाल आते हैं, मैं सिर्फ लोगों से पूछता हूँ कि आपके इस सवाल के बारे में इसका क्या मतलब है? सर आप अपनी कविताओं को कैसे प्रमोट करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप हास्य के क्षेत्र में काम करते हैं, आप मंचों पर जाते हैं, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते जी, हैं? टेक्नोलॉजी का ऐसा कुछ ही नहीं रहता है। हम लोग सिर्फ याद करके जाते हैं, और लोग
करते हैं और जो दिल में जो अपने मन की जो भड़ास रहती, जो भी कविताओं के बहाने से बाहर निकालते हैं हम लोग। सर तो जैसे कविताओं के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, चाहे वो हास्य हो या प्यार का क्षेत्र हो, लोग किस पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं? सर जैसे कविताओं के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, चाहे वो जी, हास्य का हो या प्रेम संबंधी हो, लोग जी। किस चीज पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, किस पे ज्यादा फीडबैक देते हैं? सबसे ज़्यादा फीडबैक आपको मिलता है तो हास्य व्यंग में मिलता है और गज़ल में। जी। बाकी गीत में ये मान के चलिए कि 20 से लेकर 30% के बीच में रहता है। लेकिन हास्य में लोगों को हँसाना रहता है। और लोगों को अगर एक बार हमारी कविता अगर पसंद आ गई तो लोग हँस-हँस के परेशान हो जाते हैं। तो ये हम लोग की प्रेरणा है कि लोगों को हँसाए, लोगों का मन जीते, दिल जीते लोगों का। सर आगे आप अपनी कला को कैसे सुधारते हैं? मुझे सिर्फ़ मेरे गुरु श्री आशुतोष राणा साहब और मेरे गुरु श्री कुमार विश्वास सर, शैलेश लोढ़ा सर, इनकी जो राहें बताई गई है मुझे कि इनकी अगर राहों पे चलोगे तो कभी रास्ता नहीं भटकोगे। तो मैं वैसे ही उनके बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ मैं, बस हो गया। लोग बोलते मुझे मेरे गुरु ने बताए थे कि आपके सामने में दो रास्ते हैं, पहला रास्ता कठिन रास्ता, दूसरा सरल रास्ता, तो आप किस रास्ते पे चलोगे? तो मैंने बोला गुरुजी अगर हम पहले अगर सही सही रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो आगे में सफलता मिलना ही है। लेकिन आगे में फिर उसके बाद में कठिनाई जरूर मिलेगी, इसलिए हम लोग पहले कठिनाई रास्ते पे चलते हैं। भलाई अभी तो थोड़ी सी मुसीबत हम लोग मुसीबत अपने अंदर में ले लेंगे, लेकिन आगे चल के हमको सरलता मिलेगी। आगे चल के कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसीलिए मुझे कठिन रास्ते पे चलना ज्यादा पसंद है और मैं कठिन रास्ते पे ही चलता हूँ हर बार। लोग सब सुनता सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ। मेरा ऐसा जी, है। मुझे लगता है अपने मन की करने से इंसान जल्दी आगे बढ़ जाता है। जी। जी। सर अभी हाल ही में अगर आपका कोई अनुभव रहा हो, कोई मंच साझा किया हो, तो वो आप हमारे दर्शकों को बता सके तो एक प्रेरणादायक बात होगी। मंच तो मैंने बहुत साझा किए हैं। अभी मुझे अगले हाल साल फिलहाल। मॉरिशस और सिंगापुर, अभी तो जी। मैंने जस्ट 4 अक्टूबर को मैंने कवि सम्मेलन करके आया था अपना सॉरी बालाघाट में एक मंच किया था। वहीं पर कुछ अपनी कविताओं से लोगों को आकर्षित किया मैंने। हम्म। सर आपको कब लगता है कि पोइट्री लिखने का सबसे अच्छा समय कौन सा हो, अपनी कविता लिखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कविता लिखने का कोई समय नहीं होता है। जब जी। आपके मन में जब ऐसा कुछ शब्द आ जाए कि ऐसी कुछ रचनाएं लिखना है तो आप तुरंत अपनी पेन कॉपी निकालिए और लिखना चालू कर दीजिए, चाहे वो मोबाइल पे क्यों ना फिर। जी, और क्योंकि एक हमने चीज आपको देखा और है बताना कि चाहता हूँ जी। जी। आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि साहित्य अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। हम लोगों को उनको साहित्य को बचाना है। आज की जो नई पीढ़ी, आप उनसे पूछिए साहित्य क्या होता है करके, तो उनको वो भी नहीं पता, उनको सिर्फ पबजी गेम खेलने से मतलब है। जी। पबजी गेम खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, बस हो गया, उल्टा सीधा कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन उनको साहित्य के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि साहित्य को बचाए और हम लोगों की मदद करें साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। जी। जैसे कि आपने कहा सर कि अब के ज़माने के बच्चे साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। तो सर उनको जी। अपनी मातृभाषा से कनेक्ट करने के लिए, कविताओं से कनेक्ट करने के लिए क्या ज़रिया है? उनका एक ही रास्ता है कि आप हिंदी भाषा ज़्यादा सीखिए। जी। हिंदी भाषा ज़्यादा सीखिए और कुछ कविताएँ जैसे ऐसे जो बड़े-बड़े जो राइटर जैसे कुमार विश्वास सर हो गए, शैलेश लोढ़ा सर हो गया, या मेरे गुरुजी परम आदरणीय श्री आशुतोष राणा साहब हो गए। इनकी कविताओं को पहले सुनें। उसके बाद में जो भी मन में शब्द आ रहे हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखकर रचनाएँ बनाइए। भले वो टूटी-फूटी क्यों ना हो। बाद में आप सुधार कर सकती हैं कि ये शब्द की जगह ये शब्द को आपको जोड़ना पड़ेगा, जब जाके सही रचनाएँ बनेगी हमारी। हुँ। सर आपने भी बताया कि कहीं पे भी अगर आप एक कवि हैं तो अब अपने पेन पेपर निकाल के लिख सकते हैं। हमने भी कई कवियों को देखा है जो चाहे वो बरसात हो या पतझड़ का मौसम हो, वो अपना पेन पेपर जी, लेके शुरू हो जाते हैं लिखना। जी। तो सर क्या मुझे लगता है कि मौसम भी कुछ इफेक्ट डालता है कवियों के ऊपर? जी।
ज़रूर। कभी बरसात आएगी तो बरसात के ऊपर पड़ेगा रचनाएँ, कभी हमारी अभी ठंड आने वाली है, ठंड के ऊपर हम लोग अभी रचनाएँ लिख रहे हैं। अभी जस्ट दिवाली जी। गई है, कल परसों में अभी दीपावली गई, आज गोवर्धन त्योहार है, हम लोग सब उसके ऊपर रचनाएँ लिख रहे हैं। इस टाइप से सर हम लोग का विषय बाय विषय चलते रहते हैं कि किस और विषय सर पे हमें जैसा अभी रचनाएँ आपने लिखना है। अभी आपने बोला सर कि ठंड आने वाली है, तो हमें भी एक जी। कविता सुना दीजिए अपनी रचनाओं में से। ठंड के ऊपर तो अभी मैंने कुछ कविताएं लिखा नहीं हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे वर्क को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी। इसकी वजह से मैंने अभी कुछ जी। अभी ठंड के ऊपर लिखा नहीं हूँ, लेकिन जल्दी लिखूंगा वो रचनाएं मेरी। और मेरी एक पुस्तक सॉरी रिश्ते जन्मों के नाम से प्रकाशित हो चुकी है। दूसरी दूसरी मेरी पुस्तक अमन के अल्फाज कुछ ही दिनों में आपके सामने में आने वाली है। सर तो जो अमन के अल्फाज हैं, उसकी रचना आपने कैसे सोचा, कैसे सोचा कि ये जनता के बीच आएगी तो शायद अमन के अल्फाज, अमन के दिल की बात लोगों तक पहुंच पाएगी। जी, अमन के अल्फाज मैंने कविता ये इस प्रकार लिखा था कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ साहित्य की तरफ। लोगों को जागरूक करूँगा तभी हमारा क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। क्योंकि आप सन 2000 के पहले आप देखिए, जब कहीं कवि सम्मेलन होता था, तो लोग एक-एक 2-2 दिन पहले से लाइन लगा के बैठ रहते थे कि हमको कविता सुनना है करके। लेकिन आजकल वैसा कुछ ही नहीं रहा। आजकल अगर हम लोग अगर कहीं प्रोग्राम भी करने के लिए जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से 100-50 लोग आगे तो आगे, नहीं तो वो भी नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशन हो गई आज साहित्य की। और साहित्य जी। धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहा है और साहित्य आज ऐसे हाथों में पड़ा है कि साहित्य को पैसों के द्वारा खरीदा जा रहा है। आप कहीं पर भी कवि सम्मेलन में चले जाइए, जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, हम लोग को कई मंच के ऑफर आते हैं। कई कवि ऐसे लोग आते हैं जिनको पैसे देना पड़ता है वहाँ पर कवि सम्मेलन में, 1100 दो, 1500 दो, 1000 दो, ऐसे जी। जमाने भर के आते हैं कवि। तो ये हमको साहित्य को बचाना है, लेकिन साहित्य को आज की लोगों ने बिजनेस बना के रख लिया है। सर जैसे कि आपने भी बताया कि लोग पे करते हैं, पैसे देते हैं जी, मंच पे बुलाने के लिए, तो उनको जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि साहित्य का व्यापार ना करें। साहित्य को आप लोग बचाने की कोशिश कीजिए। हमारा साहित्य धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन साहित्य को आप बचाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज ऐसी कंडीशन है कि 100% में से साहित्य मात्र 50% बच चुका है। अब आने वाले 2030 तक के पता नहीं साहित्य रहेगा या नहीं रहेगा। ये कंडीशन है आज की। तो साहित्य का व्यापार ना बनाएँ, मैं यही चाहता हूँ। सर आपका कार्य हास्य के क्षेत्र में ज्यादा रहा है, तो क्या कभी आपने जी। नहीं सोचा कि अब जो राजनीति में चल रहा है या फिर प्रेम के ऊपर कोई कविता लिखा जाए, जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रेम की कविता, मुझे लगता है दर्शकों की आंखें भी नम हो गई होंगी आपकी ये प्रेरणा सुन के। लोगों को जब ये मैं अपनी कहानी जब बताता हूँ, लोग जो प्यार का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपनी कहानी बताता हूँ, तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि इनके साथ भी कभी ऐसा हुआ है करके। लोग जो प्यार का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए सबक है। मैं इसके ऊपर एक फिल्म बनवाने के लिए सोच रहा था, बट जो डायरेक्टर और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनसे मैंने बात किया, उन्होंने उल्टे सीधे पैसे बताए मुझे कि 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगेंगे करके। अगर ये फिल्म अगर धोखे से अगर बनती है, तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% ही चलेगी। और बड़े-बड़े जी। जो एक तरह से जो बोला जाए कि जो बड़े-बड़े फ़िल्म एक्टर है, वो यह फ़िल्म अगर बनती है तो वो देख के एकदम दंग रह जाएँगे, क्योंकि ये मेरी रियल स्टोरी है। जब ये बात लोगों को सुनाता हूँ तो मैं खुद रो देता हूँ, ये कंडीशन है मेरी। जी। आजकल ऐसा है कि सिस्टम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, कुछ उल्टा-सीधा करो, उसके बाद छोड़ दो। प्यार कभी भी ज़िंदगी में ऐसा करो कि जिस लड़की से भी आप प्यार कर रहे हो उससे शादी करो। नहीं तो फिर ऐसा प्यार कोई मतलब का नहीं है जो आज आज रहा और कल नहीं है। इसीलिए मैंने गीता से प्यार किया था, दोबारा कभी ज़िंदगी में मैंने किसी लड़की से प्यार नहीं किया। जी। सर आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि राजनीति के ऊपर कुछ लिखा जाए? राजनीति के ऊपर मुझे कुछ नहीं लिखना है। कभी हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, कहीं वो धर्म के ऊपर हम लोग को भड़काते हैं, कभी राजनीति के ऊपर भड़काते हैं। इसीलिए मेरे लिए धर्म और राजनीति ये साइड में रखता हूँ, मैं सिर्फ़ इंसानियत को मानता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और हर कवि के लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। मैं कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता।
मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, अगर कोई मुझे अगर रोटी, जिसको अगर किसी को रोटी खाना है, अगर वो मुझे बोल रही है मुझे 10 रुपए दीजिए मैं रोटी खाऊंगा, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। और कई हम लोग के बीच में ऐसे बाबा आ जाते हैं जो इनके अच्छे चलने फिरने लायक रहते हैं, उनको वो पैसे मांगने के लिए आते हैं, ये बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ये जी पैसा जी। हम लोग का दूसरे के दारू पीने में, नशीली पदार्थों में हम लोग का पैसा यूज होता है वो। क्योंकि हमें मालूम है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। इसीलिए सर मैंने कभी साहित्य। राजनीति पर नहीं लिखा। जी। सर साहित्य के अलावा आप किन चीजों पे अपना इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं? साहित्य के अलावा मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरा अपना वर्क है, जो मैं एनी टाइम देखते रहता हूँ। मेरी कपड़े की शॉप है, उसी में मैं देखते रहता हूँ। मेरा जो प्रॉपर्टी का काम है, होम लोन एजेंट हूँ मैं, सब वही काम देखते रहता हूँ। उसके अलावा मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार के बीच में रहना पसंद है, बस। और कोई चीज़ का शौक नहीं है मुझे। मेरी फैमिली सर में आप 4 अपने। लोग हैं, मम्मी-पापा, छोटा वाला भाई और मैं। हम लोग चारों लोग हैं, तो चारों अपना-अपना वर्क देखते हैं, बस। सर आपने भी बताया कि आपकी काफी सारी बुक्स हैं, काफी सारी किताबों जी, में आप अपनी साहित्य की रचना दे चुके हैं और आगे जी। भी ये चीजें चलती रहेंगी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके रीडर्स को, साहित्य आपके में पढ़ने वालों को? जो पुस्तकें मैं रचनाएँ दे चुका हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि हम लोगों से तो रचनाएँ ले लेते हैं। उसके बाद में हम लोग की चार्ज की डिमांड करते हैं, सर आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा, उतना चार्ज पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि साहित्य का व्यापार ना करें। हम लोगों ने कितनी मेहनत से रचनाएँ दे दिए लिए अपना लिखे हैं, उसके बाद में रचनाएँ आपको देंगे, उसके ऊपर से हम लोग पैसे भी देंगे, तो हम लोग को रचनाएँ लिखने का क्या मतलब है? और पैसे दे के साहित्य को खरीदना नहीं है हमें। मेन चीज़ हर बात में सिर्फ़ पैसा ही बीच में आ रहा है, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी चीज़ का क्षेत्र हो। हम्म। एक इसीलिए मैं कविता पैसे को लिखने में मायने नहीं सर रखता, कितना मैं समय सिर्फ़। आप लोगों को लग जाता है? जी? एक कविता पूर्ण करने में कितना समय एक कवि को लग जाता है? मैं अगर अपनी कविताएँ अगर लिखना चाहूँ अच्छे से, तो मैं मुझे मुक्तक वगैरह लिखना बहुत पसंद है। मैं 4 लाइन वाली मुक्तक बहुत लिख लेता हूँ। तो मुझे हम्म। अगर दिमाग में अगर शब्द आ गए हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल से 1 घंटा लगेगा रचनाएँ लिखने के लिए। सर आपने भी बताया कि आप ठंड के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो आपकी जी। ऐसी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? जी? आपके और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे सर? अमन के अल्फाज के अलावा और क्या चीजें आपके दर्शकों को मिल सकती हैं और? उसके अलावा तो और कुछ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अमन के अल्फाज एक पुस्तक में लिख ही रहा हूँ, दूसरी पुस्तक। अब आगे मैं तीसरी मेरी पुस्तक लिखना होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से आज जिस साहित्य चल रहा है, साहित्य का व्यापार हो रहा है, उस हिसाब से तो मेरी एक प्रकार से इच्छा हो रही है कि मैं अब लिखना बंद कर दूं करके। मैं साहित्य लेकिन का सर मुझे व्यापार होते हुए लगता नहीं है। देख सकता। जी। अगर कवि के मन में ही ये कवि निश्चय कर लेंगे कि साहित्य लोगों को अब नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर शायद जिनको साहित्य अच्छा लगता है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। वही बात है। अभी मुझे मात्र 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में आज इतनी ऊंचाई तक के मैं पहुंच पाया हूँ कि कोई नया कभी नहीं पहुंच पाएगा वहां पर। इतनी 1.5 साल में मैं अपनी ऊंचाई तक के पहुंचा हूँ। लेकिन जो साहित्य का व्यापार हो रहा है, ये बहुत ही है। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बहुत दुखी हूँ कि हमारे देश में साहित्य का व्यापार हो रहा है करके। हम्म। सर आपकी पहली कविता और पहली पुस्तक, उसके बारे में कुछ अगर आप हमारे दर्शकों से साझा कर सकें? बात है सन 2023 की बात है। मैंने बहुत से राइटरों से अपनी पुस्तक के बारे में बात किया, लेकिन किसी ने मेरी कविता को देख के पुस्तक प्रकाशित करवाने के लिए, यानी कि वो नहीं हुए, तैयार नहीं हुए प्रकाशित करने के लिए। तो एक वैदिक प्रकाशन बहुत मुश्किल से तैयार हुआ कि सर, मैंने बोला आप मेरी कविताएं पढ़ी और इसको आप प्रकाशित कीजिए। तो जब जाके मेरी प्रकाशित हुई ये रचना, उसमें मेरी 120 रचनाएं हैं वो पुस्तक में, रिश्ते जन्मों के। जी। आप अगर उनमें से कोई एक रचनाएं सुना सकें, क्योंकि मुझे लगता है आपकी तो कविताएं 4 पंक्तियों की होती है और वो सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है।
उसमें मैंने एक मुक्तक लिखा था। चलिए आपको वो सुना देता हूँ कि सॉरी अपना एक गीत लिखा था मैंने, सॉरी हास्य में लिखा था कि बाल पके बूढ़े से हो गए न मिला कन्यादान, प्रभु दो शादी का वरदान। आज बड़ी विपदा है आई, नहीं मिल रही हमें लुगाई। जहाँ कहीं पर लाइने मारी, वहीं हो गई हमारी कुटाई। लात घूस खा खा कर हो गए लहूलुहान, प्रभु दो शादी का वरदान, प्रभु दो शादी का वरदान। इस टाइप से मेरी हास्य व्यंग्य की रचना है। और आपके सामने कुछ मुक्तक पेश करता हूँ कि तुमने लिखे हो गीत, हमने गीत जिए हैं। दुश्मन किए हो तुमने, हमने मीत किए हैं। तुम करते रहे जख्म उन्हें भरते रहे हम। तुम करते रहे जख्म उन्हें भरते रहे हम। गीतों से हमने सबका हृदय जीत लिए हैं। गीतों से हमने सबका हृदय जीत लिए हैं। मैडम 1.5 साल का सफर एक प्रकार से पहले में तो थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ा मुझे, लेकिन अब कुछ बेहतर हूँ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं अभी कवि कहला रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। तो सर जब एक कवि अंतर्राष्ट्रीय कवि कहलाने लगता है, तो उस वक्त क्या फील होता है, क्या अनुभव रहता है? मुझे ये फील होता है कि मैं मुझे ये फील होता है बड़े, यानी कि जो लोकल जो हमारे जो नॉर्मल कवि लोग रचनाएं सुना के और अपनी प्रोत्साहित कर रहा हूँ अपनी तरफ में, अपनी तरफ मैं आकर्षित कर रहा हूँ मैं। हम्म, और कवि और अंतर्राष्ट्रीय कवि में बहुत फर्क है। आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अंतर्राष्ट्रीय कवि कैसे लिखने लगे हो अपने आप को। तो मैं फिर उनको बताता हूँ सर मुझे नेपाल से विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हूँ मैं, जब उनको यकीन होता है। जी। सर बचपन में जैसे बच्चों को खेल में बड़ा इंटरेस्ट आता है, आपका जी। कौन सा खेल पसंदीदा था? मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। तो क्रिकेट जी। के लिए मुझे देखना भी पसंद था और खेलना भी बहुत पसंद था। लेकिन अब हम्म, क्रिकेट वगैरह सब मैं साइड में रखता हूँ, सिर्फ मुझे अभी साहित्य में बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी रचनाएं लिखते रहूं, बस हो गया, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते जाऊं। जी। आपका रचनाओं में हर चीज से मन ज्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तभी आज एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आप ले चुके हैं नेपाल में। जी। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में उसके लिए भी मुझे कुछ ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे हम्म, लोगों को जिन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए नेपाल में, उनको सिर्फ मेरी रचनाएं पसंद आई। रचनाएं पसंद आने के बाद में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किए, मुझसे कांटेक्ट करने के बाद मुझे वहाँ पर बुलाया। हम्म, क्योंकि मैं रचनाएं अपनी कुछ कविताएं ऐसी लिख रहा हूँ कि जो लोगों के दिल पे लग जा रही है। और कभी कई कविताएं ऐसे लिखता हूँ कि जिसमें मैं खुद रो देता हूँ लिखते लिखते। ये कंडीशन है आज। तो सर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं क्या रहती हैं जब उनको हास्य व्यंग में देखने को मिलता है? सर आपकी पुस्तक रिश्ते जन्मों के, इस पे दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे सराहना किया उन्होंने? अभी तक के उस पुस्तक पर ज़्यादा मुझे सिर्फ सिर्फ 40% लोगों ने, यानी कि देखे हैं वो पुस्तक को और बोले हैं कि अच्छा लिखा है करके। और कई लोग ऐसे हैं कि हम जैसे जैसे साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे वैसे लोग हमारे यानी पैर पकड़ के नीचे खींचना चालू कर देते। तो बस उसी टाइप से मेरे साथ में हुआ है। हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते लोग कि कोई चीज़ में आगे बढ़े। रचनाएं हमारी रहने के बाद में लोग बोलेंगे कि ये दूसरे की रचनाएं पढ़ रहा है करके, दूसरे की रचनाएं सुना रहा है करके। यह सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। सर उनके फिर ताने नेपाल में। सुनते रहो, ताने सुनने के बाद में फिर बोलते हैं ना कि जैसे शंकर भगवान ने जहर का घूंट पिए थे, उस टाइप से सेम हम लोग के साथ में होता है। जहर का घूंट पीते जाओ, अपने जो उल्टे सीधे जो शब्द जो विचार मन में आते हैं उनको अपने अंदर में दफन करते जाओ, और लोगों को अपने जो नई रचना है उनके सामने आकर्षित करते जाओ बस। सर नेपाल में आपको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बुलाया गया,
क्या कुछ नया सीखने को मिला? नया सीखने लायक ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल अपनी कविता सुनाना था वहाँ पर। मैंने अपनी कविता वगैरह सुनाया और जो जो वहाँ के मंत्री जी द्वारा सम्मानित हुआ मैं। बस बाकी नॉर्मल ही था वहाँ के, ऐसा कुछ नहीं था। सर आप अभी अपने गुरु के लेकिन बारे में कुछ नेपाल देश बता के रहे थे। बारे में नेपाल देश के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नेपाल देश बहुत अच्छा देश है। वहाँ पर भी जैसे हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा है, वैसे ही वहाँ पर भाईचारा है। सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। इतना ही घूमना एक बहुत अच्छा देश है वो। सिर्फ इतना ही थोड़ा सा महंगाई की वजह से वो मार खाया, बाकी बहुत अच्छा देश है। नेपाल से मेरी आने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतना अच्छा नेपाल था। मैंने वहाँ पर माता जी। बागेश्वरी के धाम के दर्शन किया और अपना मनोकामना देवी जी के दर्शन किया मैंने। काठमांडू में पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन किया मैंने। वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरा नेपाल का। और मैं सिर्फ जो आज इस कंडीशन में कभी अपना साहित्य के जब कवि जब मैं बना, उसके पहले मैं ज़्यादा कहीं घूमना फिरना नहीं करता था। जब से कवि बना हूँ, मुझे हर 15 दिन में बाहर ही जाना पड़ता है। यानी कि ये मान के जी। चलिए कि मैंने आधा हिंदुस्तान आज की डेट में घूम चुका हूँ। नहीं तो जी। इसके पहले मैं कभी कहीं घूमा फिरा नहीं था। सर अभी आप अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे, तो वो आपके गुरु कैसे बने और कैसे आपने उनसे प्रेरणा ली? मैं अपने गुरु आशुतोष राणा साहब जी के बारे में बताना चाहता हूँ, और आप सभी के पूरी दुनिया उनको जानती है। फिल्म अभिनेता श्री आशुतोष राणा साहब, जो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के पास में रहते थे। और उनकी मैं कविताएं सुनता था, और उनकी कविताएं सुनने के बाद में प्रेरणा जगी मेरे मन में कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना है और मेरे गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो मैं कभी जीवन में उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी कविताएं सुन सुन के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे जब भी उनकी पोस्ट दिखती है फेसबुक पे, तो मैं उनकी पोस्ट में सिर्फ एक ही शब्द लिखता हूँ, जय सिया राम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद चाहता हूँ, इतना लिखता हूँ। तो आशुतोष राणा साहब मुझे खुद पोस्ट पे रिप्लाई कर देते हैं। ये मेरी कंडीशन है आज। और वो भी मुझे जानते ही कैसा है करके। भाई हम लोग यानी कभी एक दूसरे से मिले नहीं, मैं अपने गुरु से कभी मिला नहीं हूँ। तो कभी उनसे मुलाकात करने का मन आपको जब हुआ, कैसे आप उन तक पहुंचेंगे? मुझे उनसे मुलाकात करने के लिए भी मेरे बहुत से पहचान वाले लोग हैं, लेकिन अब क्या कि सर मेरे गुरुजी आजकल इतने बिजी रहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं फिल्म में शूटिंग वगैरह की वजह से वो लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जीवन में मेरा जो जीवन है, जो मैं साहित्य के क्षेत्र में जो आगे बढ़ा हूँ, सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ा हूँ मैं। वह अगर मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं आज यहाँ पर नहीं हो पाता, आप सभी के सामने मैं नहीं रहता। तो सर जब आप उनसे मिलेंगे, तब जी। आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? क्या एक शिष्य अपने गुरु से क्या कहना चाहेगा? मुझे मेरे गुरु से कुछ नहीं कहना, ना ही कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है उनका आशीर्वाद। वह अपना हाथ मेरे सरों पे रख दे, मैं यही चाहता हूँ बस एक बार जीवन में। ये जो जीवन है मैं उन्हीं के लिए जी रहा हूँ, मेरे गुरु जी के लिए। और उन्हीं की राहों पे मैं आगे चल रहा हूँ। वो जैसा मुझे बोलते हैं कि इस टाइप से चलना है, इस टाइप से चलना है, बस मैं उनकी कविताएं सुनते रहता हूँ बस। तो इसी मेरे के गुरु साथ जी आप के बारे में जितनी मेरे गुरु जी के बारे में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि पूरी दुनिया उनको जानती है। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा साहब जी का नाम ऐसे ही पूरी दुनिया में नहीं फैलाया उन्होंने। उनको भी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा उनके जीवन में, ये उन्हें ही पता है। संघर्ष ही सफलता की राह है। जी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आजकल जो बड़े-बड़े जो एक्टर लोग हैं, जो नेता, उनको हर चीज़ का घमंड होता है। लेकिन मेरे गुरुजी को ऐसा कोई चीज़ का घमंड नहीं है। मेरे गुरुजी इतने सादे सिंपल इंसान है कि वो है। वो अगर आप उनके सामने बैठ जाएँगे तो आपको नींद आने लगेगी, लेकिन वो अपनी बात और अच्छी-अच्छी कुछ कविताएँ सुनाते हुए नहीं थकेंगे। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र के ऊपर भी अपनी रचनाएँ कुछ लिखी हुई हैं। आप उनका एक बार यूट्यूब पे आप शिव तांडव स्तोत्र सुन लीजिएगा, आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा। मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। मुझे लगता है ये सुनने के बाद हमारे दर्शक भी जाएंगे और यूट्यूब पे आपके गुरुजी का नाम सर्च करेंगे, आशुतोष राणा जी। और आपको और एक बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ,
कि जी। मेरे मेरे परिवार में मेरे दादाजी रामायण में सीता माता का किरदार निभाया करते थे। अच्छा। तो उस टाइम पे जब रामलीला होती थी तो रामलीला में बहुत ज़्यादा मेरे दादाजी कभी सीता माता का रोल निभाते थे, कभी कोई चीज़ का रोल निभाते थे। तो उनको फ़िल्म दुनिया से भी एक ऑफ़र आया था। उस टाइम पे उस समय ऐसा था कि यानी पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो उनको इंग्लिश में एक लेटर आता है कि आपको फ़िल्मी दुनिया से ऑफ़र आया है तो आपको जाना है करके मुंबई। लेकिन जब वो डेट निकल गई, उन्होंने लोगों से पढ़ा कि मुझे ये लेना है मुंबई से, तो शायद राजेश खन्ना जी किसी ने कोई बड़े फ़िल्म में अभिनेता भेजा था। जब वो डेट निकल गई उसके बाद में उन्होंने जब लेटर पढ़वाया तो जब बहुत रोए वो, कि मुझे इतना अच्छा ऑफ़र मिला था करके और आज मैं यहीं पर हूँ करके। ये कंडीशन थी। सर आपने बात करी थी कि अभी शैलेश लोढ़ा जी और कुमार विश्वास के आप उनसे प्रेरित होते हैं, जैसे वो नाट्य में गए, जी। आपने कभी सोचा नाट्य में जाने के बारे में? जी नहीं, मैंने सिर्फ़ साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोचा हूँ, उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। मैं साहित्य के जी। क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ और साहित्य को इतना उचित स्तर तक के लेके जाना चाहता हूँ कि दुनिया में साहित्य का नाम हो बस, और कोई चीज़ का नाम ना हो। मैंने क्योंकि आपका मेरे लिए पूरा साहित्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पूरा समर्पण और आपका जीवन समर्पित है सिर्फ साहित्य को। जी, मेरा जो जीवन साहित्य के लिए ही है। साहित्य के अलावा मुझे कोई दूसरे चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये जो जीवन है मेरा सिर्फ़ साहित्य में ही समर्पित करूँगा, बस हो गया। लेकिन जो साहित्य का व्यापार हो रहा है उससे वो बंद होना चाहिए बस, मैं ये चाहता हूँ। जी जी। साथ आपने देखा कि हमारे साथ कैसे अमन रंगीला जी जुड़े हुए थे, उनका पूरा जो समर्पण है साहित्य में है, वो कैसे है, उन्होंने अपनी पूरी जीवनी बताई, इसी के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। मैं खुशी से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।